आदाब, ये समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं मुईन शादाब। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों की सुर्खियों पर। जीतन राम मांझी हो सकते हैं बिहार के नए वजीर आला। नीतीश कुमार के साथ पहुंचे गवर्नर से मिलने, पेश किया नई सरकार बनाने का दावा। मोदी 25 मई को ले सकते हैं वजीर आजम के ओहदे का हलफ। वज़रा के कलमदान की तक़सीम पर तबादले ख्याल जारी। राजनाथ सिंह बन सकते हैं वजीर दाखिला। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का दिल्ली में हुआ इजलास। इंतखाबात में शिकस्त पर हुआ गौर खौज। राहुल के खिलाफ पार्टी कारकुनान ने किया एहतजाज। हिट एंड रन केस में सलमान खान की बढ़ सकती है मुश्किलें। 2 और गवाहों ने की शिनाख्त। पब के एक मुलाजिम ने कबूल की शराब पिलाने की बात। और लीबिया के साबिक जनरल के हामी जवानों का ट्रावलर्स में पार्लिमानी इमारत पर हमला। स्पीकर समेत 7 अरकान को बनाया यरगवान। जीतन राम मांझी बिहार के नए वजीर आला बन सकते हैं। आज शाम नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी के साथ बिहार के गवर्नर पाटिल से मुलाकात की और बिहार में फिर से सरकार बनाने का दावा पेश किया। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने वजीर आला के लिए जीतन राम मांझी का नाम गवर्नर के सामने रखा है। इससे पहले नीतीश कुमार ने दोबारा बिहार का वजीर आला बनने से इनकार कर दिया है। आज पार्टी अरकान की मीटिंग हुई जिसमें नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि वो दोबारा वजीर आला नहीं बनेंगे। पटना में अरकान असेंबली की मीटिंग हुई लेकिन नीतीश किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं हुए, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें ही बिहार का अगला वजीर आला तय करने का इख्तियार दे दिया है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अपने इस्तीफे से एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने पार्टी में इंतशार के खतरे को खत्म कर दिया है। दूसरी तरफ उन्होंने पार्टी में अपनी पकड़ को भी साबित कर दिया है। विधानमंडल दल की प्रस्ताव के 4 बिंदु हैं। विधानमंडल दल की यह बैठक लोकसभा चुनाव के पश्चात नैतिकता के आधार पर श्री नीतीश कुमार के त्याग पत्र दिए जाने का भरपूर समर्थन और स्वागत करती है। श्री नीतीश कुमार के इस कदम ने राजनीति में नैतिकता के उच्च मापदंड को स्थापित किया, जिसके लिए यह बैठक उन्हें साधुवाद एवं बधाई देती है। दूसरा, विधानमंडल दल की यह बैठक श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूर्ण आस्था और विश्वास करती है तथा विधायक दल के नए नेता को नामित करने के लिए उन्हें अधिकृत करती है। तीसरा, विधानमंडल का यह संकल्प है कि 2015 का विधानसभा चुनाव श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और जनता का विश्वास और जनादेश प्राप्त करने के बाद पुनः श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार गठित होगी। चौथा, विधानमंडल दल का यह सर्वसम्मत निर्णय है कि श्री नीतीश कुमार सरकार और पार्टी के बीच में समन्वय के रूप में कार्य करते रहेंगे और सरकार का मार्गदर्शन भी करते रहेंगे। विधायक दल की बैठक बुलाई। विधायक दल की बैठक में कल एक ऐसा माहौल था, कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया कि आपने त्याग पत्र दिया है, हम आपको दोबारा चुनते हैं। मैंने पूरी बात बताई कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है, फिर भी लोग अपनी बात पर डटे रहे। तो कल हमने उनसे कहा कि आप इस पर विचार करने के लिए मुझे कुछ समय दीजिए और आज हमने इसलिए पुनः विधायक दल की बैठक बुलाई। कल की विधायक दल की बैठक स्थगित की गई थी, आज वो पुनः बैठक हुई है और कल ही जो हमने बैठक में एक एक बात सामने रखी और उसके बाद फिर हमने विधायक साथियों से अलग अलग भी बातचीत की, समूह में भी बातचीत की, तो लोग उससे संतुष्ट हुए। और आज जब विधायक दल की बैठक हुई उसमें ये बात आई तो उन लोगों का मोराल बहुत ऊंचा हुआ
और उन लोगों ने कहा कि हमें इस तरह के फैसले पर गर्व है। मैं आपको भी कहता हूं, यह कोई साधारण फैसला नहीं है। जो हमारे सामने परिस्थितियां हैं वो असाधारण परिस्थिति है। इस मौके पर नीतीश कुमार ने बीजेपी को खुले तौर पर चैलेंज करते हुए कहा कि हमने इस्तीफा देकर उन्हें सरकार बनाने का मौका दिया था, जो हमारे 50 एमएलएज तोड़े जाने का दावा कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे थे चुनाव परिणाम के पहले से कि 50 एमएलए जनता दल यू के उनके संपर्क में। मैंने त्याग पत्र दे दिया और विधानसभा को भंग करने की सिफारिश नहीं की, और हमने उसी दिन कहा था कि आप अगर सरकार बनाने में सक्षम हैं, आप बनाइए। पूरा का पूरा मौका है, 48 घंटे का समय दिया, उनकी पोल खुल गई। हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, हॉर्स ट्रेडिंग तो वो कर रहे हैं। 50 विधायक 2/3 नहीं होते हैं। हमारे विधायक वो हमारा विधायक दल है, उसका 2/3 50 नहीं होता है। तो राजनैतिक रूप से अनैतिक बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे। जब वो कह रहे थे 50 विधायक संपर्क में हैं और 50 विधायक का समर्थन लेकर के वो सरकार बनाने में कामयाब है, उसमें वो इम्प्लिसिट है, निहित थी उस स्टेटमेंट में। तो उनको बताना चाहिए, लेकिन यह कितना राजनीतिक रूप से अनैतिक और गैर संवैधानिक बात थी जिसको वो कहते रहे, तो हमने जान करके उनको ये अवसर दे दिया कि आप कर लीजिए। आज तक वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हुए और ऐसा वो नहीं कर सकते हैं, कामयाब नहीं हो सकते हैं। लोकसभा इंतखाबात में करारी शिकस्त के बाद समाजवादी पार्टी ने आज लखनऊ रियासती दफ्तर में मीटिंग की। इस मीटिंग में सभी उम्मीदवारों को बुलाकर हार की वजह पूछी गई। ज्यादातर उम्मीदवारों ने लाल बत्ती वाले वज़रा पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया। सबसे कम वोटों से हारने वाले शफीकुर रहमान बर्क ने अपनी पार्टी के वजीर इकबाल महमूद पर उन्हें हराने की साजिश का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि इकबाल महमूद ने बीएसपी की मदद की और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने मुझे हराने में कोई कसर उठा के नहीं रखी। वो बीएसपी के कैंडिडेट को वोट दिलवाया, हाथी को वोट दिलवाया और ये कहा अगर हाथी से भी ना हारता हो डॉक्टर पर तो उसे बीजेपी से हरवा दो। तो आपने एक चीज, हाँ बिल्कुल मैंने मांग की है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको हटाया जाए। उत्तर प्रदेश बीजेपी के सदर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने अखिलेश हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि उनके खानदान के अलावा जो शख्स अपनी किसी उम्मीदवार को जीत हासिल नहीं करा सका, उसे अखलाकी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। एक भी कार्यकर्ता को जो न जिता सका हो, सरकार की एंटी इनकम्बेंसी के कारण सफाया हो गया हो, उस पार्टी को सरकार में रहने का नैतिक हक नहीं है। इसलिए नैतिक आधार पर हम इस्तीफा मांग रहे हैं और 19 ऐसे लोगों का इस्तीफा कराकर उपचुनाव कराना चाहिए। जनता का दोबारा जनादेश मांगना चाहिए। समाजवादी पार्टी की अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति के कारण मुसलमानों के अतिरिक्त जो भी उनकी पार्टी में चाहे कार्यकर्ता हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे सांसद हैं, चाहे मंत्री हैं, उनको अपने राजनीतिक भविष्य की कठिनाई दिख रही है। नया राजनीतिक भविष्य तलाशने की उनके मन में इच्छा जगी है। वो अगर कोई रास्ता चुनते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। पार्लिमानी इंतखाबात में करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी में गौर फिक्र का सिलसिला शुरू हो गया है। पार्टी के सदर मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ में एक मीटिंग की, जिसमें वजीर आला अखिलेश यादव समेत पार्टी के सभी आला ओहदेदार और दीगर लीडरान ने शिरकत की। साथ ही पार्टी के सभी हारे हुए उम्मीदवारों को भी बुलाया गया था। मीटिंग में इलेक्शन में मिली शिकस्त के असबाब का जायजा लिया गया। जराये के हवाले से बताया जा रहा है कि पार्टी तंजीम और यूपी की अखिलेश सरकार की काबीना में जल्द ही बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं। लोकसभा इंतखाबात में बुरी तरह शिकस्त के बाद आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें लोकसभा इंतखाबात में शर्मनाक शिकस्त की वजूहात पर गौर व किया गया। हालांकि अभी तक ये खबर नहीं आई है कि आखिर इस मीटिंग में हार की जिम्मेदारी किसने ली है।
इससे पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि पार्टी की शिकस्त की जिम्मेदारी राहुल और सोनिया गांधी लेंगी और अपने ओहदों से इस्तीफा दे देंगे। उधर पार्टी के हामी राहुल सोनिया के अलावा सीपी जोशी, मधुसूदन मिस्त्री, अजय माकन, दिग्विजय सिंह जैसे दीगर सीनियर लीडरान की भी मजम्मत हो रही है। खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर सा वक्फा, फौरन हाजिर होते हैं। फ्रेश फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट, टॉप्स जैम, लाइफ में लाए मजा। गठिया या जोड़ों का दर्द या मोच कहीं आ जाए, सारे दर्द की एक दवा है, क्यों न आजमाए ऑर्थोविट लगाए। ऑर्थोविट तेल और कैप्सूल में उपलब्ध। अपने अंदर अगर राम को बसाना है तो पहले अहंकार रूपी रावण को निकालना होगा। अब हमें त्रिलोक विजयी होने से कोई नहीं रोक सकता। शिव का सबसे बड़ा भक्त रावण, आज शाम से 6:30 बजे जी अनमोल पर देखिए रावण, सोमवार से शनिवार शाम 6:30 बजे से, और जीतिए हर रोज एक मोबाइल फोन। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम। एक बड़ी खबर उत्तराखंड से। वजीर सयाहत अमृता रावत की काबीना से छुट्टी कर दी गई है। अमृता रावत की जगह टेली से एमएलए दिनेश धने को वजीर सयाहत की जिम्मेदारी दी जा सकती है। माफ कीजिए, जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल अमृता रावत के शोहर सतपाल महाराज के बीजेपी में जाने के बाद से ही अमृता रावत को लेकर सवाल उठने लगे थे, क्या वो भी पार्टी छोड़ देंगी। अमृता ने पार्टी तो नहीं छोड़ी, लेकिन लोकसभा इंतखाबात में उन पर पार्टी के खिलाफ काम करने के इल्जाम लगे हैं। लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस की हार के बाद अमृता ने हरीश रावत का इस्तीफा मांगकर भी सवाल खड़े कर दिए। मुझे तो कहीं आसमान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, और कुछ आर्टिफिशियल यदि बादल आप पैदा कर सकते हैं तो करिए। जिस तरह से कह रहे हैं कि मुझे नैतिकता की सीख जो है भाजपा से लेने की जरूरत नहीं है। बीजेपी जराये के हवाले से खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी 24 या 25 मई को वजीर आजम के ओहदे का हलफ ले सकते हैं। जराये का कहना है कि सरकार में वुज़रा के कलमदान की तकसीम पर तबादले ख्याल जारी है। मुल्क के होने वाले वजीर आजम नरेंद्र मोदी से अमित शाह और अरुण जेटली ने मुलाकात की है। इसके बाद सुषमा स्वराज भी मोदी से मिलने पहुंची। मोदी से मिलने से पहले सुषमा ने राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की थी। कल्याण सिंह, अनुपम खेर भी मोदी से मिलने पहुंचे। वाईएसआर चीफ जगन मोहन रेड्डी अपने अराकीन असेंबली के साथ देहरी पहुंचने वाले हैं। माना जा रहा है कि वो भी मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले बीजेपी सदर राजनाथ सिंह से मुलाकात करने वालों में उमा भारती, वरुण गांधी, जगदम्बिका पाल, शाहनवाज हुसैन, नजमा हेपतुल्ला, अनुप्रिया पटेल और बंगारू दत्तात्रेय वगैरह शामिल थे। नरेंद्र मोदी की काबीना में कौन कौन से लीडर शामिल हो सकते हैं, इस पर तबादला ख्याल का सिलसिला जारी है। अब तक मिली खबर के मुताबिक वजीर दाखिला के तौर पर राजनाथ सिंह, जबकि वजीर खजाना के तौर पर अरुण जेटली या अरुण शौरी का नाम सामने आ रहा है। वजीर खारजा के तौर पर सुषमा स्वराज का नाम भी सुर्खियों में है, जबकि वजारत फरोग इंसानी वसाइल की जिम्मेदारी मुरली मनोहर जोशी को मिल सकती है। रामविलास पासवान को रेल या जमीनी ट्रांसपोर्ट की वजारत मिलने की तवक्को है। अनंत कुमार को भी अहम वजारत मिलने के आसार हैं। पीएमओ में वजीर की जिम्मेदारी गुजरात से किसी भरोसेमंद शख्स को मिल सकती है, जिसमें अमित शाह का नाम सबसे आगे है। लालकृष्ण आडवाणी को लोकसभा स्पीकर का ओहदा मिल सकता है। अगर आडवाणी इसके लिए राजी नहीं हुए तो ये कुर्सी कुरिया मुंडा को दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश से 6 वजीर बनाए जा सकते हैं, जिनमें 4 काबीनी और 2 वजीर ममलिकत होंगे, जबकि मध्य प्रदेश से 1 काबीनी वजीर और 1 वजीर ममलिकत और छत्तीसगढ़ से 1 काबीनी वजीर बनाए जा सकते हैं। महाराष्ट्र से किसी एक को वजारत दिफा या वजारत ज़राअत मिल सकती है। नितिन गडकरी पार्टी के सदर बनाए जा सकते हैं।
बीजेपी की शानदार जीत के बाद राम मंदिर का इशू एक बार फिर गरमाने लगा है। बीजेपी लीडर विनय कटियार जहां राम मंदिर के इशू पर अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, वहीं यूपी के साबिक वजीर आला कल्याण सिंह का कहना है कि इससे पहले भुखमरी जैसे अहम इश्यूज से निपटने की जरूरत है। बीजेपी का चूंकि पूर्ण बहुमत मिला है, तो अब ये मान के चला जाए कि जो आपका कोर इश्यू है राम मंदिर मुद्दा बनाने का, 370 हटाने का, ये सब आप लोग पूरा करने जा रहे हैं। अब इस पर विचार होगा। 370 धारा पर तो अभी कोई चर्चा है नहीं। राम मंदिर का देखेंगे, अभी तो सरकार गठित होने दीजिए, कि देखेंगे क्या होता है। अदालत के अंदर केस है, अदालत से मुझे लगता है न्याय मिलेगा। हाई कोर्ट ने तो राम जन्मभूमि है ये मान लिया है, और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे ही निर्णय देगी। अगर निर्णय मिल गया तो राम मंदिर बन सकता है। जब कोर्ट का में ऑर्डर हो जाएगा तो उसमें किसी आने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। अगर बूथ के फिर न होता तो शायद बनारस से अकेले एमपी बन के आए होते, और ऐसे में उनको नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र देना चाहिए। क्या राम मंदिर जब पूर्ण बहुमत मिला है भाजपा को, तो क्या राम मंदिर पे भी आप कोई मूवमेंट फॉरवर्ड देखते हैं? ये विचार करेंगे लोग। आपके हिसाब से एनडीए में गठबंधन की वजह से कहा गया था, नहीं बन पाया था। इस बार पूर्ण बहुमत यही एक मुद्दा थोड़ी है। सबसे पहले बहुत मुद्दे हैं जिनको हल करना है। हाँ, तो बहुत मुद्दे हैं, लेकिन तो वो प्रायोरिटी है जनता की समस्याओं का समाधान। बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, भुखमरी, गंगाली, इसको दूर करने का सवाल सबसे पहले है। जो पहले है, सबसे पहले है। सलमान खान हिट एंड रन मामले में गवाह ने कोर्ट को बताया कि उसने सलमान को शराब पिलाई थी। गवाह ने बताया कि रेन बार एंड रेस्टोरेंट में उसने सलमान को शराब पिलाई थी। इसके अलावा इस मामले में एक और गवाह हेड कांस्टेबल ने भी बताया कि उनसे सलमान को पब के अंदर जाते हुए उन्होंने देखा था। आरुषि हेमराज कत्ल केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरुषि के वालिदैन डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार की जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। सीबीआई अदालत ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई है और दोनों इन दिनों जेल में बंद हैं। इससे पहले दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रुजू करने का हुक्म दिया था। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है, जिसमें एक जवान शहीद हुआ है, जबकि 3 लोगों के जख्मी होने की खबर है। ये फायरिंग पल्लनवाला सेक्टर में की गई है। बताया जा रहा है कि जख्मी जवानों को बचाने के लिए ये जवान वहां गए थे, तभी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग कर दी गई। कल लैंड माइन धमाके भी हुए थे। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में एक शादी की तकरीब में जाते वक्त बारातियों से भरी हुई एक ऑल्टो कार खाई में गिर गई। यह हादसा कर्णप्रयाग रोड पर पेश आया। इससे हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और इंतजामिया की टीम मौके पर पहुंची। मैलुकीन में एक फोटोग्राफर और 2 टीचर बताए जा रहे हैं। इस हादसे पर रियासत के वजीर आला हरीश रावत ने इजहार अफसोस किया है। उन्होंने मकामी इंतजामिया को हिदायत दी है कि मुतासरा कुनबे की हर मुमकिन मदद की जाए। एक और ब्रेक का वक्त है। ब्रेक से लौटकर देखेंगे बैनुल अक़वामी खबरें। फ्रेश फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट, टॉप्स जैम, लाइफ में लाए मजा। सलमान मैं क्या बोलूं। ये हमारा असली भारत, रग रग में म्यूजिक है। सारेगामापा लिटिल चैम्प्स 23 मई से शुक्रवार और शनिवार रात 9:30 बजे जी अनमोल पर। वक्फे के बाद खैर मकदम है आपका और कुछ खबरें बैनुल अक़वामी डेस्क से। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की अगली हुकूमत के साथ काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। हिंदुस्तान में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने कहा है कि आम इंतखाबात में बीजेपी की फतह दोनों ममालिक के रिश्ते बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुआशी तरक्की के मोदी एजेंडे की हिमायत करता है। बासित ने वजीर आजम बनने से पहले ही मोदी को रस्मी तौर पर पाकिस्तान आने की
दावत दी है। उनका कहना है कि अमन सिर्फ बातचीत से ही मुमकिन है। Accordingly, the pursuit of peace in the region is our foreign policy's topmost priority. The second point I would like to make is that peace is in our mutual interest. And peace can only be achieved through a peaceful process, through a dialogue process. In the past, we have seen that the preconditions did not work, nor will they work in future. Now it is for us to decide once and for all whether or not, as two democratic countries, we would like to bury the hatchet, or will continue to be at daggers drawn indefinitely and for all times to come. लीबिया के साबिक जनरल की वफादार फौज ने पार्लिमानी इमारत पर हमला कर दिया है और स्पीकर अबू सीमेन समेत 7 अरकान का अगवा कर लिया है। खलीफा हफ्तर के फौजियों ने पार्लियामेंट पर कब्जे के बाद जनरल नेशनल कांग्रेस को मुअत्तल करने और उसके दस्तूर साज पैनल को मुअत्तल करने का मुतालबा किया है। उन्होंने मोहम्मद मुइतीक को वजीर आजम मुकर्रर करने की भी मुखालफत की है और उन्हें हटाने का मुतालबा किया है। मकामी शहरियों ने बताया कि फौजी गाड़ियों पर मुश्तमिल एक काफिला एयरपोर्ट रोड की जानिब से शहर में दाखिल हुआ था। जब वो दाखिल हुए तो मुहाफिजों से उनकी झड़प भी हुई। इस हमले के बाद कई अरकान को वहां से निकाला गया। ताहम स्पीकर समेत अरकान को मुसल्ह हमलावर अपने साथ ले गए हैं। ये वही ग्रुप है जो बेनगाजी में शिद्दत पसंदों के खिलाफ भी बरसरे पैकार है। हफ्तर का ये ग्रुप खुद को नेशनल आर्मी करार दे रहा है। कोलंबिया में एक बस हादसे का शिकार हो गई है। इस हादसे में 32 अफराद हलाक और 10 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। महलूकीन में बेशतर बच्चे हैं। इत्तला के मुताबिक ये बस बच्चों को चर्च की तकरीब में शिरकत के लिए ले जा रही थी कि इसमें अचानक आग लग गई। हादसे के वक्त बस में 40 या 50 बच्चे सवार थे। बच्चों के अलावा इसमें सिर्फ ड्राइवर ही मौजूद था, जबकि बस में 38 अफराद के बैठने की गुंजाइश थी। कोलंबियाई सदर ने इस हादसे पर इजहार ताज़ियत किया है। 2004 के बाद कोलंबिया में होने वाला ये सबसे बड़ा बस हादसा है। उस हादसे में 21 बच्चे हलाक हो गए थे। मिस्र की हुकूमत ने गजा की पट्टी में बरसर इख्तिदार जमात हमास के अरकान की शहरियत खत्म करने का अमल शुरू कर दिया है। जिन हजारों अफराद की शहरियत खत्म की जा रही है उनमें हमास के सीनियर कायदीन भी शामिल हैं। इन अफराद को माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी ने मिस्र की शहरियत अता की थी। शहरियत पाने वालों में हमास के सरकर्दा रहनुमा महमूद अल जहार भी शामिल थे। अल जहार की वालिदा मिस्री थी, उन्हें मिस्र का पासपोर्ट भी दस्तयाब था। हाल ही में खबर आई थी कि मुर्सी ने मिस्र में पैदा होने वाले 50,000 अफराद को शहरियत दी थी। नाइजीरिया में बोको हराम के चंगुल में फंसी तालिबात की रिहाई की उम्मीद जागी है। इत्तला के मुताबिक शिद्दत पसंद तंजीम अपने कुछ कैदियों के कैदियों के बदले 100 लड़कियों की रिहाई के लिए तैयार हो गया है। द न्यूजीलैंड हेराल्ड में शायद खबर में कहा गया है कि बोको हराम अपने सरकर्दा कमांडरों की रिहाई के मुतालबे से भी पीछे हट गया है। ज़राए के मुताबिक सरकार और बोको हराम के बीच खुफिया तौर पर बातचीत जारी है और हुकूमत बोको हराम अरकान की अहलियाओं और कुछ जंगजुओं की रिहाई के लिए तैयार है, लेकिन वो सरेआम इनकी रिहाई करने के मूड में नहीं है। गुज़श्ता हफ्ते टेलीग्राफ में शायद खबर के मुताबिक सरकार और शिद्दत पसंदों के दरमियान सालिसी के लिए एक आलिमी दिन का नाम पेश किया गया था। और अब आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर देखते हैं। जीतन राम मांझी हो सकते हैं बिहार के नए वजीर आला। नीतीश कुमार के साथ पहुंचे गवर्नर से मिलने, पेश किया नई सरकार बनाने का दावा।
मोदी 25 मई को ले सकते हैं वजीर आजम के ओहदे का हलफ। वज़रा के कलमदान की तक़सीम पर तबादले ख्याल जारी। राजनाथ सिंह बन सकते हैं वजीर दाखिला। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की दिल्ली में मीटिंग। इंतखाबात में शिकस्त पर हुआ गौर खोज। राहुल के खिलाफ पार्टी कारकुनान ने किया एहतजाज। हिट एंड रन केस में सलमान खान की बढ़ सकती है मुश्किलें। 2 और गवाहों ने की शिनाख्त। पब के एक मुलाजिम ने कबूल की शराब पिलाने की बात। और लीबिया के एक साबिक जनरल के हामी जवानों का तराबलस में पार्लिमानी इमारत पर हमला। स्पीकर समेत 7 अरकान को बनाया यरगमाल। खबरनामा खत्म हो रहा है। आलमी समय आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.samurai.com। हमें इजाजत दीजिए, लेकिन आप देखते रहिए आलमी समय। आदाब।